दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसे लड़कियों की जिनके साथ कुछ लड़के बार बार जबरदस्ती करते हैं, लेकिन इन दोनों लड़कियों ने हार नहीं मानी और उन सब लड़कों से एक एक करके अपना बदला लिया। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियां कैटी और नैन्सी को देखते हैं जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है और अब वो स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क की एक फार्म में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। वो दोनों आपस में बात करती है कि इस बहाने वो यूरोप भी घूम लेगी और वहाँ खूब सारी शॉपिंग भी कर लेगी। अगली सुबह उन दोनों को लेने उनके अंकल जेसन आते हैं जो कि एक FBI एजेंट है। जब वो दोनों जेसन के घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। इस शहर में आने के बाद केटी और नैन्सी अपना नाम भी नया रखने का सोचती है। जहाँ केटी अपना नाम हैदर तो वहीं नैन्सी अपना नाम रेपली रखती है। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर आता है क्योंकि केटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था। यहाँ पर जेसन इन दोनों के साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है। केटी जेसन को ये कहते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब वो वहाँ से चली जाएगी और वहाँ पहुंचकर उन्हें मैसेज कर देगी, जिस पर जेसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे कि वो समझ सके कि वो लोग सेफ हैं। केटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जेसन कहता है कि तुम हर बार अलग अलग अल्फाबेट यूज करना ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को ना समझ सके। यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के केटी और नैन्सी को देखते हैं। अब जेसन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद केटी और नैन्सी रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं जहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो उन्हें कुछ देर पहले देख कर गए थे। इनका नाम जेड और लूकस है। वो दोनों केटी और नैन्सी से बातचीत करने लगते हैं। यहाँ पर केटी और नैन्सी उनको अपना नाम हैदर और रेपली बताती है। केटी उन्हें बताती है कि हम न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म स्टडी के लिए जा रहे हैं, जिस पर जेड कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। लेकिन केटी उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है और जब दोनों उठ के जाने वाले होते हैं तभी नैन्सी केटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वो दोनों उनके साथ चली जाती है। यहाँ पर जेड और लूकस दोनों को फार्म नहीं ले जाके अपने घर ले जाते हैं जो कि जंगल के एकदम पास है। ये देखकर केटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती है और उन्हें तुरंत गाड़ी को फार्म की तरफ ले जाने के लिए कहती है। तभी घर से जेड और लूकस की मॉम आती है जो उन्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए कहती है और वो दोनों को ये भी कहती है कि जेड और लूकस उन्हें छोड़ देंगे। अब जब वो दोनों चाय पी रहे होते हैं तभी केटी के पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है, जिस पर केटी उन्हें कोडवर्ड एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझता है कि वो दोनों सेफ है और फार्म पहुंच चुके हैं। अब लूकस की माँ उनको कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही केटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ है और वो दोनों समझ जाती है कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद जेड और लूकस उन्हें उठाकर वापस अपने घर में ले आते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद को जंगल में पाती है। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल की ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसीलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है जो केटी को उसका फोन दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में एप्पल लिख कर भेजा था। वो दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जिस पर केटी उन्हें बताती है कि एप्पल कोडवर्ड है जिसका मतलब है कि वो लोग ठीक है। इसके बाद बोरिस जेसन को रिप्लाई करता हुआ लिखता है कि सब कुछ ठीक है और साथ में कोड वर्ड एप्पल भी लिखता है। इसके बाद वो लोग केटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं। तभी शेरिफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर केटी और नैन्सी उनसे मदद मांगने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और लूकस के साथ मिला हुआ है। ये देखकर वो दोनों और ज्यादा डर जाती है। यहाँ केटी और नैन्सी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते। वो पुलिस वाला वाइग्रा की गोली खाता है और अपने लिए केटी को चूज करता है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को केटी के कंटेनर से बाहर आते देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसने केटी के साथ जबरदस्ती किया है। वहीं दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं, जिसको केटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही है क्योंकि केटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया था। उधर वो लोग केटी के कंटेनर में एक सन की नशेड़ी आदमी को भेजते हैं जो उसके पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे केटी जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद वो केटी के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर ये
सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे और सही मायने में वो लोग केटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। वहीं जेसन केटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फॉर्म में कॉल करता है, तो उसे वहाँ से पता लगता है कि वो दोनों एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ पर जेसन समझ जाता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो तुरंत उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ केटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था उसके आने से पहले जेड और लुकस इन दोनों के मुंह पर मास्क पहना देते हैं और वो कस्टमर भी एक पिग वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जेड और लुकस उस कस्टमर को केटी और नैन्सी के चेहरे से मास्क उतारकर उस कस्टमर को उनके चेहरे दिखाता है। केटी और नैन्सी उस पिग मास्क वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर वो आदमी नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद जब केटी नैन्सी के पास आती है तो वो देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहाँ पर उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी। जेसन उससे केटी और नैन्सी के किडनैप के बारे में बताता हुआ कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर जेसन से पूछता है कि आपको कैसे पता है कि वो दोनों किडनैप हुई है। इस पर जेसन उससे कहता है कि उसने केटी और नैन्सी दोनों को एक कोड वर्ड एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कोड वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है। जंगल में बोरिस को ये सारी खबर उस पुलिस ऑफिसर ने दे दी थी कि केटी के अंकल जेसन उनके खोज में है। अब बोरिस जेड को केटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बात करता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो जेड को कहता है कि हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। केटी अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर चुपके से उनकी सब बातें सुन रही थी। इसके बाद बोरिस केटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी ओर जेसन भी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर केटी और नैन्सी को दोनों लड़के मिले थे। जेसन वहां काम कर रहे एक आदमी से केटी और नैन्सी के बारे में पूछता है। वहां एक आदमी जेसन को बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। अब अगले दिन केटी नैन्सी को बताती है कि वो लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहां जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लाते हैं जिसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी। बोरिस नशेड़ी आदमी को कहता है कि हम दोनों जल्दी ही वापस आते हैं, तब तक तुम इन दोनों पर नजर रखना। उनके वहां से जाते ही केटी उस नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अब जैसे ही केटी उस नशेड़ी के करीब जाती है तो केटी उसके गले पर जोर से काट लेती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां पर छुप जाती है और जब पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। यहाँ से वो दोनों एक मॉल में जाकर बहुत सारा अजीब सा सामान खरीदती है, जैसे हथौड़े, बहुत सारे कीले, टेनिस बॉल और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वो मॉल के कैशियर के पास जाकर उसे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है, जिस पर वो उन्हें बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। यहाँ जेसन बोरिस के कार कंपनी में पहुंचता है और वहाँ पर उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ केटी और नैन्सी आती है और टेनिस बॉल पर बहुत सारे कीले लगाकर उसके मुंह पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को टेबल से बंधा पाता है। बोरिस खुद को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है उन्हें, लेकिन केटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। यहाँ उनके अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच गए थे। वहीं घर के अंदर केटी और नैन्सी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती है, जिस पर बोरिस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो दोनों उसके पिछवाड़े में कीलों से भरा हुआ एक रॉड घुसा देती है। बोरिस की चिल्लाने की आवाज सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहाँ पर जेसन को बोरिस मरा हुआ दिखता है। तभी उसे घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब तक वो बाहर जाता है तब तक केटी और नैन्सी गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। जेसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिसमैन से दोबारा केटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जेसन केटी को कॉल लगाता है तो उसे पता लगता है कि केटी का फोन उस पुलिसमैन के पास ही है। अब इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, पुलिस उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर केटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाती है, जहां हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उस चर्च का फादर है। इसके बाद नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर उसके पास पहुंचती है तो वो नैन्सी को एकदम से पहचान लेता है और तभी केटी पीछे से उस पर बेसबॉल से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। वो दोनों गाड़ी के पीछे उसे बांधकर घसीटते हुए टाउन में लेकर आती है और वहाँ एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा ही जलाकर मार डालती है। जेसन को उस पुलिस वाले ने कैद कर रखा था। कुछ देर बाद वो नई लड़कियों को किडनैप करके वहाँ लाता है और जब वो उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी पीछे चुपके से केटी और नैन्सी वहाँ आकर टेनिस बॉल से उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी केटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराती है और वो दोनों बारी बारी से उस पर गन शूट करने लगती है, लेकिन वो सभी शूट में बच जाता है, जिससे वो थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही
सेकंड में केटी उसे फाइनल शूट करके जान से मार डालती है। इसके बाद केटी और नैन्सी वहाँ मौजूद दोनों लड़कियों को पूरी तरह से फ्री करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। वो लड़कियां जेसन की रस्सी खोलकर उसे बताती है कि उन लड़कियों ने हमें ऐसा करने को कहा। यहाँ पर जेसन को पूरी बात समझ में आ जाती है कि वो दोनों लड़कियां केटी और नैन्सी ही है। इसके बाद हम जेड और लूकस की मॉम को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसे नशा होने लगता है और वो वहीं पे गिर जाती है। उसके बाद केटी और नैन्सी वहाँ पे आ जाते हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं और कहती है कि हमने तुम्हें ड्रग्स दिया है जैसे तुमने हमें दिया था। अब वो अपने सामने जेड को भी बंधा देखती है। जेड के गले में रस्सी बंधी हुई थी। दोनों लड़कियां अब जेड के पैर के नीचे जो टेबल रखा हुआ है उसे गिरा देती है, जिससे जेड की मदर डरने लगती है। जेड अब रस्सी खुलने की वजह से नीचे गिर जाता है और वो बच जाता है। फिर केटी कहती है कि तुम लोग किसी राक्षस से कम नहीं हो और तुमने हमें भी राक्षस बना दिया है और अब हमें तुम लोगों को मारने में कोई पछतावा नहीं है। उसके बाद केटी और नैन्सी बैट से लगातार जेड पे हमला करती है, जिससे उसकी मॉम बुरी तरह चिल्लाने लगती है और दोनों को धमकी देती है कि वो उन्हें मार देगी। इसके बाद केटी और नैन्सी उसकी मॉम को लूकस के पास लेके जाती है। उसकी मॉम को पहले लगता है कि इस सब में लूकस भी शामिल है, लेकिन लूकस कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। लूकस केटी और नैन्सी को खुद को न मारने के लिए कहता है, जिस पर वो दोनों उसके हाथ खोल देती है और बेसबॉल के बैट से उसकी मॉम को मारने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो लूकस को धमकी देती है कि अगर वो उसकी मॉम को नहीं मारेगा तो वो उसे शूट कर देगी, लेकिन वो अपने मॉम को नहीं मार पाता और दिखाया जाता है कि नैन्सी लूकस को शूट करके मार देती है। फिर वो उसके गन को साफ करके लूकस के हाथों में पकड़ा देती है ताकि पुलिस को लगे कि वो लोग आपस में ही लड़कर मर गए हैं और उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद केटी और नैन्सी ग्रास कटिंग मशीन से लूकस की मॉम को बेरहमी से मार देती है। फाइनली हम देखते हैं कि जेसन अपनी सिस्टर के घर पहुंचता है, जहां केटी और नैन्सी बिल्कुल ठीक है और दोनों न्यूयॉर्क के लिए निकल रही है। उनकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन जेसन उन्हें समझाता है कि दोनों अब बड़ी हो गई है और अपना ख्याल खुद रख सकती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। आशा करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।